नमस्कार, स्त्रीकाल यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमने हाल के दिनों में जिस तरह का माहौल देखा है, उसमें कई तरह के सवाल उठे हैं, खास करके इस बात को लेकर के कि आज़ादी के वक़्त हमारे महानायकों ने जिस तरह से स्वप्न देखा था भारत के बारे में, वो सपना कहीं रास्ते में छूटता-सा लग रहा है और इस पर चर्चाएँ भी हुई हैं। आइडियाज़ ऑफ इंडिया करके बाहर इंग्लैंड में भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ और हमने इस पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से अलग-अलग लोगों से बात करने की कोशिश की। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, उसे हम मीडिया क्रिएटेड वर्ल्ड कहते हैं और जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम है क्योंकि हमारा जो है वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है और इसमें प्रतिनिधियों की छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये छवियाँ जो है वो लोक राय और लोक मत को निर्धारित करती है। किंतु आज जिस ढंग से चीज़ें घटित हो रही है, जिस ढंग से मीडिया का चरित्र बदल रहा है और जिस ढंग से कह लें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे गैर ज़िम्मेदाराना और बहुत सारे सातिराना चीज़ें हो रही है, उसने लोगों की राय को एक ढंग से प्रदूषित किया है और लोगों को ये सोचने का वक़्त नहीं मिल पा रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। हम लोक प्रदूषण और लोकतंत्र में इसका क्या खतरा है, इस विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निधीश जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार निधीश जी। तो सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा करें कि अभी हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें आल्ट न्यूज़ के संस्थापक को गिरफ्तार किया है और उसको लेकर के विपक्ष ने आवाज़ भी उठाई है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आजकल जो मीडिया का चरित्र जो है वो उसमें ये कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्किल की ज़रूरत है मीडिया को और उसको प्रोवाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं। उसमें से जुबैर जैसे लोग भी कुछ लोग हैं जो जिसको कह लें कि डिजिटल फॉरेंसिक की कला को जानते हैं। तो एक तो पहली टिप्पणी आपकी कि आज जो मीडिया का माहौल है और वो किस ढंग से लोकतंत्र के लिए ऐसी पब्लिक ओपिनियन या लोक राय बना रहा है जो हमारे लिए एक खतरा उपस्थित कर रहा है। मेरे ख्याल से जुबैर का गिरफ्तार होना या उसके पहले जो एक्टिविस्ट्स हैं जो दरअसल थोड़ा आप वॉल्यूम बढ़ा लें, आपकी वॉल्यूम थोड़ा कम आ रही है। जो शांति के जो कार्यकर्ता हैं, अब ठीक आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। जो शांति के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो भी लोग इस संविधान में और भारत की जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं उस पर यकीन करने वाले जो लोग थे, वो दरअसल बहुत असुविधा पैदा करते हैं इस समय के, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत का जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि वैसा ही हिंदुस्तान में अब होने लगा है। हम भी उनकी तरह होने लगे हैं इस तरह से कि हमारे यहाँ भी जो बहुसंख्य है उसी को वही खतरे में है और उसके बारे में कुछ भी बताना, कोई भी तथ्य सामने रखना, तथ्य की रोशनी में चीज़ों को देखना, वो सब नागवार गुजरने लगा है। जुबैर और ऑल्ट न्यूज़ और इस तरह के कई सारे जो मैं उनको वैकल्पिक मीडिया कहूँगा, वो मुख्य धारा के तो हिस्सा भी नहीं है। मुख्य धारा का मीडिया इस समय एक नकारखाना है और उसमें जिनकी तूती बोलती है उनको वो हम जानते हैं, पर उसके सामने एक छोटी सी उस पूरे शोर और उस पूरे गर्मी के बीच में, गर्मी जब हीट कहेंगे, मतलब गर्मी हीट के सामने जो है वो एक है जो रोशनी लाने की कोशिश करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं हमें नागवार गुजरता है, क्योंकि ये तो जुबैर के खिलाफ तो ये साजिश इस तरह से है कि उसने जिस फिल्म की क्लिप लगाई, वो फिल्म तो हिंदुओं ने बनाई थी, उसमें उसकी जो एक्ट्रेस है वो हिंदू है, वो तो क्लिप हमने भी देखी है, वो फिल्म हमने देखी है, हम पसंद करते हैं उस फिल्म को, पर क्योंकि वो उसका नाम मुसलमान है और जिसने उसको ट्वीट किया वो
पता नहीं कौन व्यक्ति है जिसने किया और फिर वो गायब भी हो गया। पुलिस चौकन्ने जो पुलिस थी उसने जो है वही दिखलाई दिया, उसने उसने वही पकड़ लिया। और तो ये पूरा का पूरा मतलब हमारे ख्याल से तो सब कुछ अब मजाक हो गया, चाहे लोकतंत्र है, चाहे संविधान है, चाहे अदालतें हैं, चाहे मीडिया भी क्यों ना, मीडिया तो उसी उसी उसमें उन्हीं की कठपुतलियों की तरह नाच रहा है, जो कि बाकी उसका जो हिस्सा है इस पूरी सत्ता और एस्टैब्लिशमेंट का। निधि जी, एक जो मीडिया का चरित्र हाल के दिनों में जो बदला है पहले से, खास करके उदारीकरण के बाद से जो मीडिया का जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो बदला है। पहले हम बहुत सारे संस्थानों में ये देखते थे कि जो पत्रकार होते थे उनको एक ढंग की इम्यूनिटी होती थी। वो बहुत संस्थानों के खिलाफ जा करके भी वो काम करते थे। पर उसके बाद के दौर में जैसे फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं और उसमें जिस ढंग से दबाव बढ़ा है जो गैर संपादकीय विभागों का, उसके बारे में आप क्या कहें? तो मेरे ख्याल से अगर हम 77 में तो उदारवाद नहीं आया था, तो उस समय का जो मीडिया था, उस समय की जो सरकार थी, उस समय का जो एस्टेब्लिशमेंट था, उस समय की जो ज्यादतियां थी, क्योंकि इस देश में एक और खास बात है कि इस देश की जो मीडियन एज है वो 28 साल है। तो 28 साल, आधा हिंदुस्तान 28 है, उसके नीचे उसने देखा भी नहीं कि वो 70 में क्या हुआ था या उसके बारे में जिनको जानकारियां नहीं। जो लोग थे उस समय के, उनको शायद इस बात का भान हो कि उस समय मीडिया किस तरह से बर्ताव कर रहा था और कितने लोग थे। वो उस समय भी गिने चुने लोग थे, अब भी गिने चुने लोग हैं। मुख्य धारा अंग्रेजों के टाइम पे भी उनके सामने जो है लेटे पड़े थे, इमरजेंसी के टाइम में भी लेटे पड़े, तो अभी भी लेटे पड़े हुए। तो मुख्य धारा से ये उम्मीद करना कि वो आपको वो मीडिया इंडस्ट्री चलाएं या पत्रकारिता चलाएं, और ये मेरे ख्याल से उदारवाद के बाद ये तो अच्छा, मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ। मतलब मैं 91-92 से हमारा पत्रकारिता हमारी करियर तरह शुरू हुआ है 89-90 से, और हमारे सामने ये पूरा अगले 20-30 साल मैंने उसमें काम किया। तो मैं तो उसका एक तरह से हितग्राही तो नहीं हूँ, पर लाभार्थी मैं जरूर हूँ उसका। तो मैं उसको इसलिए मैं उसको डिसोन नहीं कर सकता, क्योंकि और मुझे लगता है कि उस सबके बीच में भी एक कॉम्पिटिटिव, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग मतलब टेक्नोलॉजी के तौर पे आप जो टेक्नोलॉजी और इस चीजें लोगों को ये तो एम्पावरमेंट किया है पत्रकारों का कि उनके पास में एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ा है, और वो क्या कहें कि उनको पहले से उनके पास में वो जो थोड़ी सहूलियत तो पहले से हुई है, चाहे मोबिलिटी के मामले में हो, चाहे एक्सेस के मामले में हो, चाहे वो अल्टरनेटिव्स के मामले में हो। थोड़ा ज्यादा मतलब ये कह ले कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। पहले थोड़ा मिशनरी अप्रोच थोड़ा ज्यादा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनमें प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं था पर कमिटमेंट बहुत था। ये सब भी पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि क्या जुबैर का कमिटमेंट कम है पिछले किसी इमरजेंसी के किसी बड़े जर्नलिस्ट के मुकाबले? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी अच्छे लोग हैं और अभी भी लोग हैं जो लिखते हैं, लोग हैं। ये है कि वो शोर बहुत ज्यादा है, हाँ। और ये शोर बहुत ज्यादा है, और इतना अधिक, बिल्कुल जैसे हांका लगाया जाता है रोज सुबह शाम दोपहर को, और उसके बीच ये उम्मीद की जाती है कि कोई बात चले। कि मतलब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ लोग हैं, इनके बहुत सारे जो मतलब लगभग इस उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, पर वो इतना सारा जो शोर है, इतना सारा इसको बोलते हैं कि ये ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हम सबके दिमाग ठस हो चुके हैं, और इस ठस दिमाग में एक रोशनी की किरण कैसे घुसे, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये एक कलेक्टिव बात है। और ये मीडिया, हम लोग बार बार मीडिया मीडिया कहते हैं, मीडिया को बहुत ज्यादा हमको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वो कहीं नहीं, उसकी जो उस तोते की जिस राक्षस में, या इस राक्षस की जिस तोते में जान है, वो कहीं और है। हाँ, ये वही बात मुहावरा है। मैं भी यूज करता हूँ। अच्छा, हम उस तोते की गर्दन नहीं पकड़ रहे, हम बार बार मीडिया की गर्दन पकड़ने लगते हैं। हम पकड़ते हैं तुम ये सब कुछ कर, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये देखना चाहिए कि डैशबोर्ड कहाँ चीजों का, डैशबोर्ड कहाँ पर है, कहाँ से ये तय किया जा रहा है कि डेमोक्रेसी ऐसी होगी, बहुसंख्य इस देश में ऐसे रहेंगे, उनके गुनाह
उनको गुनाहों की सजा मिलेगी या माफी मिलेगी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा, अदालतें कैसे बिहेव कर रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स कैसे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। तो हम एक एक कलेक्टिव कॉमन सेंस का एक मैनिफेस्ट हर सोसाइटी होती है, हम भी हैं। और ये वक्त जो है मुझे लगता है कि एक जो लोग इस पूरे पिछले 70 साल के देश में जो जो भी कुछ अच्छा, बड़ा, बढ़िया, बेहतर, निर्माणकारी, सकारात्मक जो हुआ, उससे शायद जो बचे रह गए लोग हैं, ये वो उनका एक तरह से बदला है ये कार्रवाई जो है। तो ये जो मतलब जिसको कहते हैं कि जो पराजित समझते हैं खुद को शायद, जैसे मतलब अब हम हर तरफ देख सकते हैं इस तरह के लोग, और वो उनमें एक अजीब सी बात है कि वो तथ्य नहीं देखते हैं, वो तर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, वो कोई एक अलग सा विचार है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है विनय इसमें कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये मीडिया अमेरिका की में स्थिति को हर जगह हो रहा है। हर जगह भी नहीं हो रहा है, कुछ जगह तो शायद अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है, जैसे फ्रांस में लगभग मतलब जो जितने बड़े नाम पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, चाहे वो लमोंद हो, चाहे वो ब्रिटेन के अखबार हो, चाहे वो अमेरिका के अखबार हो, हर जगह क्राइसिस हुआ है, अखबार बंद हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सब। हाँ, कुछ जगह वो रोशनी अभी बची हुई है, लेकिन हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लगातार ऐसा है कि पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में हैं, इजराइल में यहूदी खतरे में हैं, पोलैंड में ईसाई खतरे में हैं, यूरोप में ब्रिटेन खतरे में है, फिर अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट खतरे में है। तो सब देश में जो बहुसंख्य है वो एकाएक पिछले 5-7 साल में, और ये पैटर्न की तरह है, ये कोई मतलब इसलिए नहीं, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान की कोई बहुत ऑथेंटिक आवाज को निकल के आ रही है, ये इसका कहीं एक क्लियर कट डैशबोर्ड जो कि वो भी कभी ना कभी सामने आएगा कि उसका देश खतरे में है। कुछ 2-3 हैं जो पूंजीपति, वो एकदम तेजी से आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। मतलब इस देश में 30,000 मिलियनियर्स भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान इतना गौरवशाली और सोने की चिड़िया वापस बनने वाला है तो। फिर अदालतें अजीब सा बिहेव करने लगती हैं, मीडिया के मुगल से वो कुछ अजीब हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो कि कई देशों में एक साथ देखा जा सकता है। ये दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, भारत में भी वो साफ साफ दिखलाई पड़ रही है। हम इस बात को भले माने और उसको हम उस रोशनी में नहीं देख पाते हैं शायद, पर दरअसल जिस तरह से चाहे वो व्यक्तिगत लोगों की निजी गरिमा से लेकर पूरी सामूहिक सामुदायिक गरिमाओं तक, उनकी अपनी उस तक, हम ये देश, उनसे पूछा जा सकता है कि कितना रहने लायक उनको लगता है, या 10 साल पहले कैसा था और अब कैसा है। हाँ, ये जो बात है, जो जिस ढंग से नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, हमने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के समय ये देखा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग दोनों तरफ से हुआ, चाहे ऑफिशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का सत्ता पक्ष ने भी इस्तेमाल किया और विपक्ष ने भी इस्तेमाल किया। दोनों ने एक दूसरे की चालाकियों को बहुत तुरंत खोल के रखा, चाहे वो एक व्यक्ति हेलमेट लगा करके डंडा चला रहा, उसकी सारी वो प्रोफाइल बाहर आई, और एक जो दूसरा जो बचा रहा था उसकी भी तथाकथित कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उसकी भी प्रोफाइल सामने रखी कि देखिए ये ऐसा ऐसा। उसमें अनुपात की बात है कि हाँ, किसके पास, मतलब ये है कि ऐसे ये जो पावर फेसबुक पर ये लाइव हो रहा है, उसके जो मालिकान हैं उन पर सीधा आरोप है कि भारत में उन्होंने अपने तराजू में खासी डंडी मारी है। ये तो स्थापित है और ये बात प्रूवन है। और सिर्फ यहाँ नहीं मारी उन्होंने अमेरिका में भी मारी है, उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी मारी। तो ये जो टेक्नोलॉजी के जो हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हम सबके लिए बहुत भले के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत डिस्ट्रप्टिव और गैर जवाबदेह जो हैं ताकतों की तरह उभरे हैं। इन सब की इकोनॉमी जो है वो कई देशों से ज्यादा बड़ी है, बड़े देशों से भी ज्यादा बड़ी। हाँ। तो ऐसे में समझना कि ये बहुत हमारा, और इन्हें कोई मतलब इनका क्या इंटरेस्ट है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे है कि मतलब इन्होंने बहुत सारी देशों की ऑटोनॉमी को चैलेंज किया है, चाहे गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे जो कंपनी है इंस्टाग्राम, उसने 11 से 13 साल की ब्रिटिश बच्चियों को बॉडी शेमिंग करवाई। बॉडी शेमिंग, उनको बताया कि तुम मोटी हो, तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं, तुम कैसे बड़ी होगी, ये सब।
ये सब हो रहा है, मतलब ये तो और स्थापित तौर पे हो रहा है, ये सब अदालतें वहां की कह रही हैं कि तुम ये सब गड़बड़ कर रहा। तो हमारे साथ अच्छा ये सब वर्क इन प्रोग्रेस भी, मतलब मैं भी मानता हूँ एक समाज अपने आप में एक हमेशा एक एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो ये भी इस पे भी चेक्स एंड बैलेंस लगेंगे और फिर शायद चीजें ठीक होने की प्रक्रिया ऐसी ऐसी आशा करनी चाहिए कि इससे होगी, नहीं नहीं, जरूरी नहीं कैसा जो हो, जो मतलब कह के चीजें परोसी जाती है और उसका जो फिर सामने आता है, चाहे वो पेस्टिसाइड के मामले में हो, चाहे वो इंटरनेट के मामले में हो। हम देखते हैं कि डीडीटी कह के ये बताई जाती है कि ये वंडर केमिकल है, सारी समस्याओं का निदान है, और 10 साल बाद हमको पता चलता है कि ये एक ऐसी आफत की पुड़िया जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। इंटरनेट के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कमजोर लोगों को एम्पावरमेंट करेगी और डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देगी, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगी। फिर हम देखते हैं कि ये जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, एसिमेट्रिक जो टग ऑफ वार में। तो ये तो मतलब अभी ईमेल पे किसने प्लांट करवाया है ये पूरा भीमा कोरेगांव वाले मामले में, तो अभी तो पूरा दुनिया देख रही है, हमारा देश भले उससे आंख बंद कर ले, दुनिया देख रही है कि किस तरह से भीमा कोरेगांव में जो लोग अरेस्ट है उनमें से एक साहब तो मतलब उनका तो देहांत भी हो गया जेल में, उनके मेल पे प्लांट किया गया जो जिस सबूत को लेकर सबसे ज्यादा उछला जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में मतलब क्या किस तरह की बर्बादी और बेहूदगियां चल रही, और तो अब उसमें भी ये है कि ये पूरा प्ले आउट किस तरह से करता है। और दूसरी बात ये है कि हम देश के लोग ही अगर अब अपने साथ एक साथ खड़े नहीं होंगे अपने लोगों के लिए, तो फिर बाहर से क्यों उम्मीद करना चाहिए हमको, ये भी सवाल है। ये भी सवाल आता है कि जो समय के साथ जो है, जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस है और जो मीडिया जो एकेडमिक्स है, इन दोनों के बीच में जो तालमेल का जो अभाव जो दिख रहा है, जो मीडिया इंडस्ट्री को जो चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट चाहिए, और कुछ चीजें जो पहले मीडिया हाउसेस के पास में थी, वो आज कॉस्ट कटिंग के नाम पे वो चीजें नहीं दिखती है, जबकि वो आज के समय में उसकी अहमियत बहुत है। जैसे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का मामला है, पहले अखबारों में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे। आज के समय में जब हमारी माने विदेशों के मामले में समझ होनी चाहिए, लोगों को भी होनी चाहिए, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी समझ होनी चाहिए। तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि ये जो है एजेंसीज को जा रही है, खास करके मल्टीनेशनल को। बहुत सारे अखबारों के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अब दिखते नहीं है, जबकि बहुत सारे मुल्कों ने जो है अपनी एक अलग जो है वो इस तरह की चैनल्स बनाए, जैसे अल जजीरा बना, और देशों ने भी कोशिश की कि उनकी वो वॉइस, इंडिपेंडेंट वॉइस जो फॉरेन अफेयर्स के मामले में उनकी समझ बढ़े। जबकि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में खास करके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें ये स्किल्स कम है, और वो पूरी बहस ही जो है पब्लिक स्पेस से थोड़ी बाहर लगती है। जबकि पहले हमारे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो इसके एक्सपर्ट होते थे, हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट भी होते थे और तमाम चीज। तो वो उस पर निर्भर करता है कि हमारा समाज, हमारा जो मीडिया संस्थान है, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, हमारा जो कलेक्टिव कॉमन सेंस है, वो कितना आंख खोल के दुनिया को अपनी तर्कशीलता के साथ देखना चाहता है। अगर हमने ये समझ लिया, जो शायद मीडिया इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे से समझा है, ये जर्नलिस्ट शायद हम जैसे जो जर्नलिस्ट खुद को कहते हैं, हालांकि मतलब मैं न्यूज रूम में अब 2-2.5 साल से नहीं हूँ, काम नहीं करता हूँ, पर हम जो खुद को पत्रकार कहते हैं, हम शायद इस बात को देखना नहीं चाहते। पर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, वो जानते हैं कि भारत का जो समाज है वो किस तरह से आंका जा सकता है। वो एक नवसाक्षर समाज है जिसे इस बात की लगभग कोई चिंता नहीं है कि उसका भविष्य कैसा दिखलाई देना चाहिए। वो
अपने किसी मायावी और काल्पनिक अतीत को जो है वापस उस पर कब्जा करने की, या उसको कोई वहां से इंसाफ, एक बिल्कुल वो एक तरह की नूरा कुश्ती या एक जो झूठी जो वो होता है उसमें जाना चाहता है। और वो एक तरह का मतलब वो एक झूठ को जीने की कोशिश है, जैसे कि ज्यादातर मतलब धर्म जो करवाता है मनुष्य से, शायद ज्यादातर ऐसा ही कुछ होता है, जहां पर हम एक सत्य को, तर्क को, तथ्यों को छोड़कर हम एक ऐसी चीजों पर यकीन करते हैं जो कि लगभग जो कि मिथक होते हैं। वो मिथक हमको, या उनकी कौन सी जो एक खोया हुआ गौरव या उनका एक काल्पनिक जो महिमा थी, उसको हम काल्पनिक स्मृति को पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो जो समाज आगे की तरफ नहीं देखना चाहता, वो बाहर की तरफ भी क्यों देखना चाहेगा? उसको क्यों जो जरूरत है कि फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट हो? अगर हम सबको सामूहिक तौर पे लोकतंत्र की चिंता होती, तो इस समय जो अमेरिकी सीनेट में जो एक सुनवाई चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसमें उनकी क्या भूमिका थी, हम उसको सब बहुत लोग बहुत ध्यान से देख रहे होते और परेशान हो रहे होते कि अरे ये जब अमेरिका में होता तो हिंदुस्तान के पास क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? नहीं हैं, न उनके पास थे। उन्होंने तो खैर समय रहते बचा लिया। उनके वो आज कल रात को मैं पढ़ रहा था कि वो उनके व्हाइट हाउस के एक कर्मचारी कह रही थी कि उन्होंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कहा कि गाड़ी रोकी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कमांडोज की, और कहा कि मुझे कैपिटल जहाँ पे सभी बलवाई पहुंच चुके थे कि मुझे वहां जाना है, और उन्होंने मना कर दिया गार्ड्स ने वगैरह। तो ये सब वहां पे बहुत ही मतलब मजेदार के मतलब एक तरह से सनसनीखेज घटनाक्रम वहां पे हो रहा था। हम वो देख नहीं रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे क्या हो रहा है। और हमारे जो जो जिनको ये बात करनी चाहिए, जिनको इस बात को देखना चाहिए, वो कुछ और ही विमर्श में लगे हुए हैं। वो उनको बता रहे कि नहीं हमको लोकतंत्र सीखने के लिए अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हमें यूरोप की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो लोकतंत्र कहाँ की चीज है, कहाँ से आया, क्या करने वाला है लोकतंत्र जो है? तो हमारे यहाँ का तो जो भी पुराना हिसाब अगर रहा होगा कि मुगलों से पहले का, उसके भी पहले का, आप सबसे पहले चले जाओ वेदों के समय में, तो कौन सा समाज क्या किस तंत्र से चल रहा था, किसको याद है, किसको पता है, कौन कहाँ डॉक्यूमेंटेड है? कुछ नहीं। एक और जो सवाल परेशान कर है ये फॉल्ट लाइन, जैसे कि हम बोलते हैं कि कम्युनल उसमें है, लाइंस पे है, या अमीर गरीब के लाइन पे है, या हिंदुओं में जातियों के लाइन पे है। ये फॉल्ट लाइन पास्ट और फ्यूचर की है। फ्यूचर के लिए तरफ देखने के लिए किसी भी सरकार को मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है। मुश्किल वाली बात ये कि इस समय की जो हमारी सरकार है, वो काम उसने मतलब काम करने की उसको कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड उसका बहुत अच्छा नहीं, बल्कि बहुत ही बेशर्मी के साथ ये भी कहा जाता है कि ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव जीता नहीं जाता। नहीं, वो भी, पर मतलब अगर ऐसा होता, जैसे कि उन्होंने जब वो सरकार में आ रहे थे ये पार्टी और ये नेता, तो जो कुछ उस समय कह रहे थे उसमें से एक भी बात जो है वो पूरी नहीं कर पाए। फिर भी लोग जो है एकदम बावले हो रहे हैं कि वो उनको लग रहा है कि यही हमारा जो है सूत्र, मतलब हमारा, हमको इसी से मुक्ति मिलने वाली। तो उसमें क्या, ये भी एक तरीका देखने, तो आश्चर्य का विषय तो होना चाहिए और सरोकार का विषय भी होना चाहिए। पर मुझे बहुत अधिक, जिसको हम मुख्य धारा कहते हैं, जिसको हम कलेक्टिव कॉमन सेंस कहते हैं, वहां पे ये बात उस तरह से दिखलाई नहीं पड़ती। एक और जो चिंता हाल के दिनों में है या होनी चाहिए, वो ये कि हम देख रहे हैं जो कुछ खास चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, उसके पन्ने जो हैं वो अखबारों में या मीडिया पे कम हो रहे हैं, या है भी तो ऐसी ढंग से परोसी जाती है जो थोड़ी बाजार को के मुताबिक है, लेकिन वो व्यक्ति के मुताबिक बहुत नहीं। जैसे स्वास्थ्य का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है तो बहुत सारी अखबारों में जो कॉरेस्पोंडेंट है, हेल्थ कॉरेस्पोंडेंट,
उनकी अपनी जानकारी ऐसी नहीं होती है कि वो डॉक्टरों की चालाकियां या फार्मा कंपनियों की चालाकियां या सरकार की चालाकियां खोल करके जनता के सामने रख पाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े अस्पताल जो है, बड़े संस्थानों के जो पत्रकार होते हैं उनको अपने पाले में ले लेते हैं, उनको कोई पुरस्कार दे देते हैं और वो एक चलता है। अंग्रेजी अखबारों में फिर भी एक दो नाम दिखते हैं, पर हिंदी में एक दो नाम ही मुझे दिखते हैं जो हेल्थ जर्नलिज्म ठीक से करते हैं। साइंस में भी वही हालत है, जबकि साइंस और का एक बहुत बड़ा जो है फूड एंड लीवरेज में जो है वो अनुवादित काम चलता है। वो यहाँ वहां से लेकर के लोग अंग्रेजी से और कहीं से लेकर के चलते हैं, जबकि जो भाषाई पत्रकारों को या बड़े आबादी को इसकी जानकारी, क्योंकि उसके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, तो या फिर साहित्य का ही पन्ना कम होता जा रहा है, बहुत कम जानकारियां आ रही हैं उसके बारे में, स्पेस कम हुआ है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तभी चीजें आती है। तो ये जो श्रिंकेज है, मतलब जो चाहे वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे हो, चाहे वो ये कह करके कि जो है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, एडिटोरियल कौन पढ़ना चाहते हैं, आउटसोर्स कर दो। बाहर से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप ब्लूम्सबर्ग कंपनी से आप उठा करके ब्लूम्सबर्ग से वो आप छाप लेते हैं। आप आपके मेरे ख्याल से अपने पास आप कई सारी बातें एक साथ शायद कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से इसको इस तरह से देखते हैं कि जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, वो एक पेड़ कटता है, उसका कागज बनता है, फिर वो अखबार छपता है, फिर वो खरीदता है, तो खरीदता है उस अखबार, ये पूरा साइकिल है। तो उस साइकिल में मतलब अगर हम अखबार से लेके बात करें तो ये बात 92, 93 में, 94 में शायद सामने आ गई थी कि जब मीडिया इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट था वो पर पेज प्रॉफिट के बारे में बात करने लगा कि हर पेज मुनाफा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये और ये जिम्मेदारी संपादकों की तरफ ठेल दी जाती थी हर तरह से। तो ये खैर तब से चल रहा है। और वो फिर लेकिन जबकि होता है सर, आजकल जबकि बहुत सारे सहूलियतें लेने की जब समय आया था तो उन्होंने मतलब जनहित के नाम पे बड़ी बड़ी सहूलियतें ली, बड़े बड़े जमीन ली और प्राइम लोकेशंस पे जमीन ली और तमाम सुविधाएं ली। जी हाँ, तो उसमें अब उसको हम फिर कई तरह से देखेंगे ना कि भाई एक तो एक कोई उद्योग लग रहा है, उसमें इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है सीधे तौर पे, परोक्ष तौर पे, तो उनको सरकार सहूलियत देती है। हम लोग शायद वही बहुत सारे गड़बड़ बातें कर रहे हैं, जिसमें मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम मीडिया इंडस्ट्री को थोड़ा सा किनारे रखें, क्योंकि वो एक अलग, वो बहुत बेचारा बहुत मजबूरी में लोग फंसे हुए लोग हैं। शायद पत्रकारों के पास उतनी सैद्धांतिक मजबूरियां उस तरह से नहीं है, उनकी जीवन की वजह से बहुत मजबूरियां होंगी शायद, और हैं मेरे ख्याल में, जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, क्योंकि कोविड से पहले एक डेटा ये कहता था कि 10 लाख पत्रकार जो है रोल्स पर थे, नौकरियों पर थे। कोविड जब खत्म हुआ तो सिर्फ 2.5 लाख बच गए। पर वो जो 2.5 लाख लोग जो कुछ कर रहे हैं, मुझे उनको लेकर भी मैं बहुत सोचता हूँ कि वो 2.5 लाख लोग बेचारे वो किस दबाव में काम कर रहे हैं। एक तो ये कि 2.5 लाख लोग जो है शायद 10 लाख लोगों का काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो इस समय का जो निज़ाम है, जिस समय जिस तरह की उनको हाका लगाने के लिए कहा जाता है, तो वो किस मजबूरी में और किस तकलीफ में काम करते हैं। तो ये भी एक देखने समझने और सोचने की बात है। और उस सब के बीच में फिर हम जुबैर की तरफ लौट सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट जैसा है, या वायर है, या न्यूज़ लॉन्ड्री है, ये जो एक तरह की जो वैकल्पिक और मतलब अपनी जर्नलिज्म को की कुव्वत पे जो अपनी जमीन बनाने और उस पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मूक नायक है जैसे मीना करती हैं। तो इस तरह की जो पहल हैं, जहाँ पे लोगों से सीधा पैसा ले रहे हैं और लोग उसको चलाने में मदद भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पत्रकारिता को बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका, और इसलिए हम सबको डिजिटल को लेकर काफी उम्मीद से भरना चाहिए कि वो वहाँ पे शायद ये संभव है कि आप छोटी सी कम्युनिटी बनाकर भी एक उसके विचार लेकर आएंगे, उनसे बात करेंगे। आपका स्त्री काल भी शायद उसमें शामिल हो सकता है कि तो उसके जो पढ़ने वाले हैं, उसको जो चाहने वाले लोग हैं, वो उसका खर्चा, जो कि पुराना
तरीका था उन अखबारों के लिए या उन पत्रकारिता के उन पहलों के लिए जहां पे विज्ञापन नहीं थे। ये प्रयोग गार्डियन भी थोड़ा बहुत तो गार्डियन ने किया, बट न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कर लिया है कि उसका जो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा है वो उसके विज्ञापनों के पैसे से ज्यादा हो गया। तो ये भी एक फर्क है, क्योंकि अगर जिन लोगों को सस्ते में खबरें चाहिए होंगी, सस्ते में समाचार सूचनाएं चाहिए होंगी, जो जिनको मुफ्त में सब कुछ चाहिए होगा, तो वो माल मिलावटी ही होगा, और उसमें जो माल है वो खुद पाठक ही उसका और दर्शक ही उसका माल। तो जो ये भी जैसे कि फेसबुक ये जो चालाकी जो है, ये भी चालाकी तो बतानी होगी सर। जो एंड यूजर है, वो एंड यूजर को तो कई बार ये पता ही नहीं है कि वो किस ढंग से बेचा और खरीदा जा रहा है। हाँ, उसका जो वो एक डेटा पॉइंट है, वो आदमी वो क्या खरीद रहा है, क्या पहन रहा है, क्या उसकी शॉपिंग किस समय होती है, ये ऐसा कैसे जान जाता है गूगल मैप की मुझे आज भी वहीं जाना जहां मैं 2 दिन से जा रहा हूँ। तो ये एक तरह का पैटर्न है ना कि मैं उसके लिए डेटा पॉइंट बन जाता हूँ, और उसके जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो नहीं है इस समय। वो हो जाएंगे तो शायद चीजें बेहतर होंगी, पर इस बीच का जो रास्ता है वो, मतलब मुझे कई सारे ऐसे पत्रकार अब याद हैं जो लोग जिन्होंने बड़ा नजरुम छोड़ा, और वो उन्होंने छोटे इनिशिएटिव्स, एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक ऐसा इनिशिएटिव है, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो विकल्प से एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से पत्रकारिता अगर बचेगी तो इन्हीं के हाथों बचेगी। वो उसके लिए ये उम्मीद करना कि सरकार बचाएगी या जो क्या बोलते हैं हमारा मीडिया हाउसेस बचाएंगे, या मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि उनके बिजनेस स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं इस वक्त के, जो पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, कई गुना ज्यादा हैं उस समय की जिस समय की आप बात कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री के स्टेक्स में बहुत ज्यादा है, उनके बहुत सारे बाकी उद्योग और महत्वाकांक्षाएं हैं जो जिसके लिए पत्रकारिता जो है वो शायद थोड़ा बड़ा ही उनके लिए उपयोग आ सकती है। उसके आगे फिर उसको चुप रखने में ज्यादा उनकी भलाई होती है बजाय उससे कुछ कहलवाने की। मतलब उनको दरबारी पत्रकारिता ही चाहिए, जो पुराने जमाने में जैसे सामंत को हर तरह के लोग चाहिए थे, वैसे उसको एक पत्रकार चाहिए, पर वो उसके ही इशारों पर ही चलता है। तो उसकी क्या जरूरत है कि मतलब अगर कोई ये जो पृथ्वीराज रासो लिखने वाले जो साहब थे, वो पता नहीं पृथ्वीराज रासो कब थे और क्या हुआ था, और वो खुद कहाँ पर खड़े हुए सब लिख रहे थे, अमर हो गए, अमर हो गए ना। एक और सवाल सर कि आज जो ओपन सोर्स जर्नलिज्म शुरू हुआ है, इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये आपका मीडिया का एक्सेस बढ़ाता है, पर दूसरी तरफ ये भी खतरा उपस्थित करता है कि इसमें फिल्टर क्या होगा। कई बार आपके पास जो ऐसा आपके पास में फिल्टर या गेटकीपर होना चाहिए, जो चीजें आपके पास आ रही हैं वो फैक्ट है या मिथ है, उसको चेक कौन करेगा, उसको चेक कौन करे। तो ये भी उस कलेक्टिव कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए थी। जैसे कि अभी वो जो राजस्थान में जो कत्ल हुआ है, या उसके पहले भी कोई जो काऊ जो विजिलांते थे, गौरक्षक थे, तो जिनको मार रहे थे, उन सब के जो खुले में वीडियो आते हैं, बनते हैं, चलते हैं, ये तो समाज खुद देख रहा है, उसका हिस्सा है। दरअसल उसमें मीडिया और पत्रकारिता कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। वो तो मतलब वो लोग तो बेसिकली उसमें जब तरह उसके ऊपर कूद रहे हैं, पर ये तो लोग कर रहे हैं। नहीं सर, जब प्रिंट में आपके पास में ये कानून है कि इंसाइटेशन ऑफ द क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर या इस पब्लिक मोरलिटी, इस पे खतरा होगा तो उस पे आप प्रतिबंध लगाएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज जब आपके पास में तमाम तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे आप ऑटोमेटिकली इन चीजों को
जो वायलेंट कंटेंट है इसको आप रोक सकते हैं। पर वो जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेकर के या सरकार अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से चीजों को जाने देती है, चाहे वो क्या कहें उसको, नंबर्स लाइक से या इकोनॉमी के हिसाब से ये चीजों को चलने देते हैं, ये इसको लेकर के क्या किया जा सकता है या कैसे होगा ये? मेरे ख्याल से तो कोई जिला कलेक्टर से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक अगर चाहें ये सब कुछ नहीं। हाँ, बहुत मतलब इससे ज्यादा साफ बात ये नहीं कही जा सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो ऐसे तो माफ नहीं कर पा रहे हैं पर वैसे माफ कर दे रहे हैं। मतलब ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, तो ये जो चातुर्य है, ये चातुर्य क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि सरकार जो है एक तरफ चीजों को देखती है, दूसरी तरफ चीजों को नहीं देखती है? ऐसा क्यों है कि ये सरकार बेचारी जो है वो इतने सारे लोग जो लोग यहाँ पे दिल्ली का तो मुझे पता है कि जो लोग दंगे में लोगों की राहत पहुंचाने की मदद कर रहे थे वो सब चार्जशीटेड हैं। ऐसा क्यों है कि तीस्ता जो एक मानवाधिकार वकील है, कोई दुनिया देख रही है, या जो श्री कुमार हैं वो उनको उठा के बंद कर दिया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि जुबैर का एक किसी का ट्वीट आया और चला गया, उसको उठा ले गया? इतने सारे ट्वीट, इतना सारा गंध मचा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया तो मतलब अगर आप खुद अपना हाथ पांव नाक बचा के ना चले तो वो एक उगालदान से कम कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ लोग आके, मतलब हम सब अपनी अपनी उल्टियां वहां पे कर रहे हैं दरअसल देखा जाए तो। मतलब सॉरी टू से दिस, और कुछ लोग शायद मन खराब हो गए सुनने, पर ये ऐसा है। और दरअसल ये हमारा जिसको हम कहते हैं कि ये फेसबुक हमारे एक नवसाक्षर समाज का, जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो सोशल मीडिया हमारे उस नवसाक्षर समाज का दर्पण है। उस दर्पण को में देखिए क्या हम लोग दर्पण है जो आप माने खुले में नहीं कर पाते वो आप सोशल मीडिया पे वो हमारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहां पे जो हम अपना जो स्वच्छ भारत कर रहे हैं वो सब पूरी दुनिया, मतलब हम सब देख रहे हैं उसको, क्या क्या कर सकते हैं। हम चाहें कि अपने बच्चों को बचा लें, हम चाहते हैं कि भविष्य हमारे सबका ठीक रहे, हम इकोनॉमी पे अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार और ये पार्टी ये उनकी काबिलियत ही नहीं है इस तरह से कुछ ढंग का सा कुछ कर पाने की, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर है, नौकरियों को लेकर। मतलब आप पूरा पहले 2 करोड़ की बात कर रहे थे, अब 4 लाख 10 लाख ऐसे चिल्लर विल्लर की बात कर रहे हैं, उसमें भी डंडी मारने की बात कर रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो। तो मतलब ऐसे में हम क्या सोचते हैं कि इसका क्या भविष्य होगा और हमारा क्या भविष्य होगा? हम मीडिया बारे में क्या बात कर रहे हैं? दरअसल हमें तो ये बात करनी चाहिए कि वो कलेक्टर जो है, जो चौकीदार है, और जो प्रधानमंत्री है वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, वो किधर क्यों नहीं देख रहे हैं? ऐसा हम क्या करें कि वो इस तरह पे देख के कुछ बोले कि हाँ भाई ये होना चाहिए था, ये ठीक है, नहीं है, गलत है, सही है, जो भी है। एक ये भी बात है कि मतलब पहले एक जन आंदोलनों का भी दबाव होता था, पर इधर हाल के सालों में देख रही है किसान आंदोलन को छोड़ करके और कोई आंदोलन कोई दबाव बना नहीं पाया। शाहीन बाग दुनिया के सबसे सफल आंदोलनों में शाहीन बाग का आंदोलन था। किसान आंदोलन तो उसके बाद था, और किसान आंदोलन भी मतलब अपनी जगह पे अपने तरीके से अच्छा था, पर ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जहाँ पे वो जो टेनी का लड़के ने जो गाड़ी चला के जो है किसानों को मार डाला, वहां भी उन्हीं की पार्टी जीत गई, और टेनी का लड़का जो है खुलेआम घूम रहा है, और बाकी लोगों के घर में बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं। तो ये तो मतलब हम वही तो कह रहे हैं, ये एक ऐसी, एक तरफ से बहुत ही मतलब ऐसा चुटकुला जिसपे कुछ किसी को हंसी नहीं आ रही, और एक तरफ ये भयानक तरह की अमानवीयता है जिसको ये सरकार खुद आगे बढ़ा रही है। ये मनुष्यता नहीं है जो भी कुछ हो रहा है, ये धर्म के नाम पे हो रहा है। ये जो मतलब एक मतलब नंबनेस आ रही है लोगों में इन सारी चीजों को लेकर के, कि वो ये जानते समझते देखते हुए भी कि
ये चीजें गलत हो रही हैं, और अगर उनके इंटरेस्ट को सूट कर रहा है तो लोग खामोश रह रहे हैं, या एक ऐसी मैकेनिज्म बना दी गई है जिसमें मतलब आपको अदर साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होना जो है वो बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, या लोग उतना जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। अचानक से हमारे समाज में ऐसा क्या हो? तो लोग हमेशा से, मतलब अगर आप फिर भी देखो मुख्य धारा की, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजों के टाइम पे कैसे थे, मुगल के टाइम पे कैसे थे, उसके बाद फिर जब बाद की सरकारें हैं तब कैसे थे, तो लोग तो जहाँ पे बम वहां पे हम, तो ये तो होता ही है, हर समाज में होता है, हर जगह शायद होता है। कुछ लोग होंगे जो उसके खिलाफ खड़े होंगे, कुछ लोग होंगे जो उससे असहमत होंगे पर शायद चुप होंगे। अब जब उनको मिलता है मौका तो शायद वो सभी उसको उस तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। भारत की एक दिक्कत एक और है जो कि बाकी राष्ट्रों की नहीं है, वो ये है कि हम बहुत ज्यादा ही विविध हैं। दरअसल हम इतने ज्यादा अलग अलग भाषा, संस्कृति, जमीनें, इतिहास, स्मृतियां, कौशल, सब अलग अलग, इतना सारा सारा, चाहे आदिवासी का हो, वो एक दक्षिण भारतीय का हो, वो उत्तर पूर्व का हो, वो कश्मीर का हो। हम जब तक लोगों को, हर किसी को अन्य बनाते रहेंगे, जो जिसको अदरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, कि आप अदरिंग किए जाओगे, किए जाओगे, किए जाओगे, किए जाओगे, तो फिर उस हम किस राष्ट्र की बात करेंगे? मतलब हम तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे, हम सिनेमा नहीं छोड़ रहे, हम क्रिकेट नहीं छोड़ रहे, हम फौज नहीं छोड़ रहे, अब तो ये तो अब अदालत नहीं छोड़ रहे हैं। हर जगह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब जो है एक ही तरह के लोगों का नंबर आने वाला है। तो वो फिर लंबे समय के लिए कब तक ही चल सकता है, मतलब ये एक बड़ा सवाल है। आगे आप क्या उम्मीद देखते हैं कि यह चीजें कैसे सुधरेंगी, या क्या चीजें होनी चाहिए? मतलब इतनी सारी तो हमने समस्याएं गिन ली। मुझे लगता है कि हम शायद, हम लोग कभी भी इतने समझदार नहीं थे इतिहास में कि हम सब कुछ मिलजुल के बात करके पॉजिटिव तरीके से सामने की तरफ, भविष्य की तरफ देखते हुए कोई रास्ते निकाल लें। हम लंबे समय से ऐसे ही रहे हैं, और उसमें ये एक एबरेशन है कि 77 में जेपी ने कहा कि कुछ बदलाव हुआ, वो बदलाव आया और चला गया, वो वापस फिर चीजें वैसी बदल दी। तो मुझे लगता है कि बदलाव होने के लिए दो तीन चीजें जरूरी हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ में बुरा हुआ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया उसको। जैसे यहूदियों ने डॉक्यूमेंट किया कि उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे कि उसी के बगल में एक जहाँ तुर्की ने बहुत सारे ईसाइयों को मारा, उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। जैसे कि जम्मू के मुसलमानों ने डॉक्यूमेंट नहीं किया कि उनका साथ जेनोसाइड हुआ 48 में, पर कश्मीरी पंडितों ने किया। तो वो मतलब अनुपात के स्तर पे तो कोई मुकाबला ही नहीं है इन चीजों। स्टालिन ने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मारा, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बाद में हुआ, और हम उसको मतलब, तो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो उसके बाद ही अकाउंटेबिलिटी आती है। और ये सवाल कब तक हम एक पूछ सकते हैं कि मीडिया ऐसी कर रही है, या तो जो लोग ऐसे हो गए हैं, या कोर्ट ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति है जिससे साफ साफ लोगों को सवाल पूछना चाहिए, और जब सब लोग पूछेंगे तो शायद वो कुछ बता भी देंगे कि भाई उनके हिसाब से उन्होंने क्या सोच के ये सब होने दिया या करने दिया, और कितनी सजा देंगे, कितना माफ करेंगे। जी, तो हम लोग लगभग 44 मिनट बात कर चुके हैं लगभग। तो कुछ आशाएं भी है, जो हकीकत है वो हकीकत है। क्या हम लोग को हमेशा अ, एक दबाव चाहिए एक होने के लिए, या हमारे अंदर से भी कुछ जिसको बोले पॉजिटिव चीजें होंगी जो फॉल्ट लाइंस पार होकर के निकलेंगी और लोगों को इकट्ठा करेंगी?
मैं जो कह रहा था ना कि 28 साल है यहाँ की मीडियन एज, तो मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो उसमें 70 करोड़ लोग हैं जो 28 और उसके नीचे हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये सब नौजवान हैं, 28 और 28 के नीचे हैं। ये अगले 20 साल तक एक तरह की वर्क फोर्स का हिस्सा रहेंगे, 20-25 साल तक। उसके बाद उनकी फिर भारत बूढ़े होने वाले देशों में शामिल होने लगेगा, अगर हमारी जनसंख्या हिसाब से डेमोग्राफिक चेंज जो है वो होगी, और पार्लियामेंट में भी डेमोग्राफिक चेंज आई है पहले से, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। एक मिनट। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की लोग शुरू में बात, ये लोग 92-93 में काफी बात होती है भारत की इकोनॉमी क्या चीन से आगे निकल सकती है, तो उस समय ये बोला जाता था कि वो जब डिविडेंड मिलेगा भारत को, और उस समय अगर भारत ठीक से अपने आप को, अपनी फील्डिंग बिछा ले ठीक से, कि सबको पढ़ने के लिए, स्किल सेट्स पे नौकरियां मिलने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक हो जाएगा, तो फिर भारत उनसे आगे निकल सकता है। तो अब क्योंकि हमारी जीडीपी जो है वो मतलब भैंस की तरह पानी में घुस चुकी है, वहां से निकलने का नाम नहीं लेने वाली है। हाँ, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि ये जो युवा है, ये जो युवा क्या है, युवा किसी भी देश का जो होता है वो उसका ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। वो एनर्जी अगर हम चैनलाइज नहीं कर पाएंगे पॉजिटिवली, तो क्या करेंगे ये लोग? क्या लगता है आपको भाई? ये अगर ये एनर्जी डिसिपेट होगी, ये एनर्जी इम्प्लोड करेगी, ये एनर्जी एनार्किक हो जाएगी, और ये हम बात कर रहे हैं 70 करोड़ लोगों की, जो मतलब हम जब शायद मैं जब स्कूल में था तब भारत की जनसंख्या 80 करोड़ थी, जो मुझे याद पड़ता है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये लगभग उतने लोग, उनके पास जीवन यापन, आगे बढ़ने का, नौकरी का कोई भी स्थायी रास्ता नहीं है। सरकार के पास नौकरियां नहीं है, ये तो कभी, तो लंबे समय से नहीं। उद्योग इस देश में आएंगे नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, क्या करेंगे, ये एक सवाल है। तो हम किस तरफ फिर, राजनीति हमारी एक तरह की जिसमें कोई हम बहुत भाईचारा बढ़ाने वाला तो काम करते दिखलाई नहीं दे रहे हैं। तो कोई आदमी जाए यहाँ से साउथ में, साउथ का आदमी यहाँ आए तो हम उसको भी, उसके लिए बदरिंग करने लगेंगे उसकी। कश्मीर को हम बोलते हैं कि मुख्य मतलब हमारे भारत का हिस्सा है, बट अगर वो लड़के आते हैं पढ़ने या काम करने तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो युवा जो इस देश का जो सबसे ऊर्जावान व्यक्ति है, उसको हम कौन सी उम्मीद, उसको हम कौन सा आसरा, कौन सा आश्वासन दे रहे हैं? और अगर हम यही नहीं दे पा रहे हैं, तो हम सब एक तरह के मतलब हम भी उसी भैंस की तरह पानी में जाने वाले हैं जहां इस देश की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी जी ले जा चुके हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक मार्के की बात कही कि आने वाले समय में हमारे पास में एक ऐसी युवा आबादी होगी जिसने उन पुराने त्याग को या पुरानी वो चीजें जिसको लेके हम बहुत गौरव करते रहे, वो उनके पास में वो अनुभव जन्य नहीं होगा। उनके सामने आगे भविष्य होगा, और वो उनके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कैसे देश चैनलों में, खांचों में डालेगा, ताकि हम इसको अपने मुल्क को और उनकी भी तरक्की हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोक राय सही बने और सही दिशा में जाए। इसमें मीडिया की भी भूमिका है और हम सब की भूमिका है। और लोक राय स्वस्थ होगा तभी लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा, और हम सबको इसे निहित स्वार्थों से बताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत 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 शुक्रिया आपका।